स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। और इस शो में हम आपको बताएंगे कमोडिटी मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों का एक क्विक अपडेट आपके सामने रखेंगे। साथ ही इंट्राडे के लिहाज से, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के लिहाज से क्या ट्रेडिंग आइडियाज़ हैं ये भी आपको बताएंगे। और इसके अलावा और हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का भी अपडेट आपके सामने रखेंगे। तो एग्रो, नॉन एग्रो दोनों का ही एक्शन समझेंगे और वहां पर रणनीति क्या होनी चाहिए ये भी आपको एक एक करके बताएंगे। कुछ ही देर में हम एक्सपर्ट्स को भी शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कमोडिटी मार्केट की बड़ी खबरों पर। और इस वक्त सोने से अगर शुरुआत करें तो करीब 100 रुपए की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। आज भी दायरे में ही कारोबार कर रहा है सोना। और MCX पर बात करें तो 59,300 के नीचे इस वक्त कारोबार हो रहा है सोने में। वहीं चांदी में भी देखेंगे तो वहां पर भी हल्की नरमी है, सुस्त कारोबार इनफैक्ट वहां पर देखने को मिल रहा है, हल्की गिरावट। और 72,350 के करीब इस वक्त माफ कीजिएगा 72,500 के करीब इस वक्त चांदी में कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्रूड की बात करेंगे तो वहां पर हल्का दबाव है, ब्रेंट $76 के करीब है इस वक्त। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं लगातार एक नरमी बनी हुई है। MCX पर भी बात करें तो क्रूड 5,900 रुपए के नीचे इस वक्त ट्रेड कर रहा है। बेस मेटल्स में भी आज बिकवाली हावी है, हल्के दबाव के साथ आज कारोबार हो रहा है। जिंक में तो करीब 0.25% गिरकर 728 के पास इस वक्त कॉपर ट्रेड कर रहा है। और लेड एल्यूमिनियम में भी यहाँ पर नरमी हल्की देखने को मिल रही है। मसाले में आज वापस से तेजी है और जीरा आज करीब 1% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। और यहाँ पर 0.25% की मजबूती के साथ धनिया वायदा 6,400 रुपये और हल्दी 9,000 के ऊपर इस पर ट्रेड करी। तो ये तो है मसाले में कारोबार किस तरह का दिख रहा है। इसके अलावा इसब गोल्ड की बात करें तो वहां पर करीब 1.25% की तेजी है, 24,600 रुपए के पास इस वक्त इसब गोल्ड कारोबार कर रहा है। और ग्वार सीड भी देखेंगे तो यहाँ पर आधे % की कमजोरी है, 5,300 के करीब इस वक्त ग्वार सीड में कारोबार हो रहा है। बाकी जीरा, हल्दी, धनिया का हमने लेवल आपको बताया। तो ओवरऑल अगर बात करेंगे तो काफ़ी दायरे में है। एग्रो, नॉन एग्रो दोनों ही स्पेस में बहुत बड़ा कुछ एक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। इनफैक्ट ज़्यादातर जो कमोडिटीज़ हैं वो आज हल्के दबाव के साथ कारोबार कर रही हैं। तो इस पर रणनीति क्या होनी चाहिए ये भी हम आपके सामने एक एक करके रखेंगे। लेकिन सबसे पहले एक्सपर्ट्स को शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ भाविक पटेल जुड़ चुके हैं ट्रेड बुल्स सिक्योरिटीज से। इसके अलावा अखिलेश जैन हमारे साथ मौजूद हैं और नेहा कुरैशी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। तो सबसे पहले नेहा आपसे शुरुआत करेंगे और सोने चांदी पर आप अपना व्यू दीजिए। 2 दिनों से हम देख रहे हैं एक रेंज में कारोबार हो रहा है, ज़्यादा कुछ एक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। इन लेवल्स पर सोने चांदी में प्रेफर्ड बेट क्या होगी आपकी? कुछ ट्रेडिंग सुझाएंगे या फिर अवॉइड करें फिलहाल? जी बिल्कुल। M6 गोल्ड जो है वो बाउंस बैक किया लास्ट वीक ही किया था 100 डेज मूविंग एवरेज पे 58,800 उसका मेजर सपोर्ट है और रेसिस्टेंस जो है उसका 59,700। तो उसी रेंज में मुझे लग रहा है ये ट्रेड करने वाला है, क्योंकि कोई फंडामेंटल जो ट्रिगर्स थे जैसे कि फेड के हॉकिंग स्टैंड थे स्टेटमेंट और एक्सपेक्टेशन ये है कि हायर इंटरेस्ट रेट होने वाले हैं। और इसी दौरान ये सब चीज डिस्काउंट करें तो एक रेंज में ही लग रहा है। और ओवरऑल मैं सेल ऑन राइस का ही रिकमेंडेशन दूंगी, 59,300 के आसपास आप सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 59,500 का रखिए और टारगेट 58,900 का। सिल्वर में अगर आप देखें तो मेजर रेजिस्टेंस है 73,800 का और 74,300 का बिल, और उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है और चांसेस है कि 70,900 टू 69,800 तक ये आ सकता है। तो सेल ऑन राइस की ही रिकमेंडेशन रहेगी सिल्वर में। 72,800 के आसपास सेल कीजिए, स्टॉप लॉस 73,800 का रखिए और टारगेट 70,800 का रखिए। थैंक यू। ओके, राइट। तो ये है सोने चांदी पर व्यू। सोना अगर आपको खरीदना है तो 59,400 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं और स्टॉप लॉस होगा 59,000 का। ये लेवल्स सुझा रही हैं। माफ़ कीजिएगा, अगर सोना आपको खरीदना है तो यहाँ पर नेहा की तरफ से बिकवाली करने की राय है। सेल ऑन राइस की रणनीति अपनाइए। 59,300 के लेवल्स और टारगेट देख रही हैं 58,900 का। और सिल्वर में भी यहाँ पर नेहा की तरफ से बिकवाली की ही राय है। टारगेट होगा 70,800 का, स्टॉप लॉस होगा 73,800 का। ये एक कहीं नोट डाउन कर लीजिए, क्विक अपडेट आपके लिए।
भाविक अब आपसे भी समझना चाहेंगे, ओवरऑल आपका क्या व्यू बन रहा है, और अगर किसी को थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अगर ट्रेड लेना हो तो अभी फिलहाल एंट्री के मौके देख रहे हैं आप, या फिर सोना थोड़ा और नीचे आने दे, सोना चांदी थोड़ा और नीचे आने दे इन स्तरों से? गुड मॉर्निंग पूजा जी। मुझे लग रहा है कि सोना चांदी में थोड़ा और नीचे आ सकता है क्योंकि काफ़ी रेंज बाउंड मूवमेंट हम देखने को मिले और उसकी वजह ये है कि जो लास्ट वीक फेड की बैठक थी तो उससे पहले काफ़ी हमने देखा है कि पोजीशन अनवाइंड हो गई है और कल फेड के टेस्टिमनी भी है चेयरमैन की। तो उससे पहले भी अगर हम पोजीशन देखें तो काफ़ी हेज फंड पोजीशन है, उन लोगों ने जो लॉन्ग पोजीशन है वो थोड़ी कम की है, शॉर्ट पोजीशन थोड़ी ऐड की है। बट मुझे अभी भी लग रहा है कि डॉलर इंडेक्स में थोड़ा वीकनेस आ सकता है क्योंकि इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल अगर देखें यूरो, पाउंड और यूएस का, तो आगे जाके भी यूरो और जो पाउंड है वो लोग रेट हाइक करेंगे और आई थिंक पॉज़ अभी होगा। तो उसकी वजह से डॉलर इंडेक्स में थोड़ी बिकवाली हो सकती है और टेक्निकली भी अगर देखें तो 1945 एक अच्छा सपोर्ट है कॉमेक्स में गोल्ड और आई थिंक जब तक 1945 ब्रेक नहीं करता है तब तक मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट एक बाउंस बैक ज़रूर से आ सकता है। आज के दिन रुपए भी अगर देखें तो चाइनीज़ युआन की कमज़ोरी के बाद हमारा रुपए भी थोड़ा कमज़ोर है, तो वो भी स्लाइट पॉज़िटिव है एमसीएक्स गोल्ड के लिए। तो आज के दिन ऑगस्ट कॉन्ट्रैक्ट अगर थोड़ी नीचे आता है प्राइसेज़ 59,130 के करीब, तो मैं रिकमेंड करूँगा बाय का 59,400 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस रहेगा 59,000 का। ठीक है, तो बाय करिए, लेकिन यहाँ पर भी कंडीशनल कॉल है 59,130 के पास अगस्त सीरीज का ये आप खरीदारी करिए, और 59,400 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस 59,000 का भाविक सुझा रहे हैं। अखिलेश जी, आपसे भी व्यू जानना चाहेंगे, एंड जैसा कि भाविक अभी बता रहे थे कि कल एक बड़ा इवेंट है, फेड के चेयरमैन की कमेंट्री पर नजर रहेगी। अभी तो फिलहाल रेट हाइक का फैसला नहीं दिया, लेकिन बयान आगे की डायरेक्शन तय करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। ऐसे में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और उसके बाद सोने की चाल आप कैसे देख रहे हैं? किसी को ट्रेड लेना हो तो उन्हें क्या सलाह करेंगे आप? नमस्ते। जैसा भाविक जी ने कहा, प्रीवियस वीक में हमने काफ़ी ज़्यादा डाइसी डिसीजन आते देखा फैट की तरफ से। दैट वाज़ द फर्स्ट पॉज़ जो कि फैट ने किया, बट साथ के साथ उन्होंने एक हवकिश पॉलिश दिया कि वो 2 रेट्स हाइक कर सकते हैं इस वीक, इस ईयर एंड तक। तो मुझे लगता है कि उस न्यूज़ के बाद जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा डाइसी हो गया है और गोल्ड के अगर कंप्लीट पैटर्न को समझे तो नो डाउट ओवरऑल स्ट्रक्चर इज वेरी बुलिश। अब उस बड़े स्ट्रक्चर के बीच में दिस इज द करेक्शन। तो मुझे लगता है कि गोल्ड का जो ट्रेड है कॉमेक्स अगर लेवल्स की बात करें तो 1985 से लेकर 1935 की एक ब्रॉडर रेंज के अंदर स्क्वीज्ड है, जहां पर दोनों ही तरफ हमको बाइंग सेलिंग ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से देखने को मिलेगा। अगर इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करें तो यहाँ पे एक छोटे एसएल से सेलिंग रिकमेंड मैं करूंगा, बट मुझे लगता है कि 59,375 के ऊपर भाव जाते हैं तो वहां पर आप एक सेलिंग इनिशिएट करिए। इसमें एक छोटा स्टॉप लॉस लगाइए 59,425 का, और टारगेट रखिए आप 59,030-35 के आसपास। बट इट्स फॉर शॉर्ट टर्म। अभी काफी ज्यादा स्क्वीज्ड है और मुझे लग रहा है कि जो आगे कल के लिए टेस्टिफाई है फेड चेयरमैन का और उसके बाद पीएमआई के इंपॉर्टेंट डेटा भी है, तो उसके लिए थोड़ा सा एब्सोल्यूट रहना चाहिए ट्रेडर को और उन इवेंट्स के बाद ही कोई बड़ा ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही कमोडिटी गोल्ड एंड सिल्वर बहुत ज्यादा डाइसी है। सिल्वर की मैं बात करूं तो सिल्वर का जो वायदा है वो भी 23.15 से लेकर 24.15 रेंज में अभी ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे भी अगर आपको ट्रेड करना है तो थोड़ा उछाल आया यहाँ से 200-300 पॉइंट, तो वहां पे आप एक सेल जनरेट कर सकते हैं 72,675 के आसपास। इसमें स्ट्रिक्ट ऐसा रखिए 72,875 का, और टारगेट 71,900 के रखिए। जी ठीक है, तो एक कंडीशनल व्यू आया है सोने चांदी में भाविक का, लेकिन कंसेंसस तीनों ही एक्सपर्ट्स के निकल कर आ रहे हैं कि अभी वीकनेस बढ़ सकती है सोने चांदी दोनों में ही, इसलिए ज़्यादातर जो ट्रेड हैं वो सेलिंग साइड किंग है। लेवल्स आप नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर का रुख करते हैं, और आज एनसीडीएक्स पर मूंगफली वायदा लॉन्च होगा। 2009 के बाद आज फिर से ये पीनट्स वायदा लॉन्च किया जा रहा है, पीनट्स वायदा कॉन्ट्रैक्ट। इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हम चलते हैं सनविन ग्रुप के सीईओ संदीप बिजोरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। संदीप जी, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। ये जो मूंगफली वायदा लॉन्च हुआ है एक लंबे अंतराल के बाद, किस तरह का पार्टिसिपेशन, किस तरह का रुझान आप देख रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच?
देखिए, ये एनसीडेक्स ने बहुत अच्छा कदम उठाया है और हमारे ऑयल सीड के सोया सीड और मस्टर्ड सीड के वायदे बंद होने बाद, हमारे क्रूड पाम ऑयल और सोया रिफाइंड के वायदे बंद होने बाद, ये बहुत ही इनोवेटिव अच्छा कदम है। मूंगफली का बहुत बड़ा काम है इंडिया में। इंडिया में पुराना सब में ऑयल सीड मूंगफली है और मूंगफली का प्रोडक्शन खरीफ में भी होता है, रबी में भी होता है। तो मूंगफली का वायदा शुरू होना एक थोड़ा बेंचमार्किंग देगा सब लोगों को और वो बहुत अच्छा कदम एनसीडेक्स ने उठाया। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और इसमें मार्केट पार्टिसिपेशन डेफिनेटली अच्छा रहेगा और जैसे दिन हफ्ते दिन निकलते जाएंगे उसमें पार्टिसिपेशन बहुत इम्प्रूव होते जाएगा। तो विश ऑल द बेस्ट टू एवरीबॉडी टू ट्रेड इन द मूंगफली का वायदा एंड मेरे ख्याल से एनसीडेक्स अगला कदम सनफ्लावर ऑयल का भी वायदा लॉन्च करने जा रहा है। परमिशन उन्होंने मांग रखी है। मेरे ख्याल से जैसे भी उनको वो परमिशन मिल जाएगी तो वो भी एक लॉन्च करेंगे। तो एक ऑयल सीड का वायदा हो जाएगा, एक ऑयल का वायदा हो जाएगा, तो इससे थोड़ी बहुत जान में जान आएगी सब मार्केट पार्टिसिपेंट्स को और पार्टिसिपेशन अच्छा रहेगा और बेंचमार्किंग के लिए बहुत फायदा रहेगा। बिकॉज फॉरेन के सब एक्सचेंजेस चालू है, मलेशिया का बीएमडी है, शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड है, चाइना मेटालियन है और हम इंडिया में ही जो है बिना फ्यूचर्स के काम कर रहे हैं और इतनी तेजी मंदी का समय है। इस समय बिना फ्यूचर के काम करना मतलब एक तरह से बहुत ही डिफिकल्ट काम है और ऐसे सिचुएशन में मार्केट पार्टिसिपेंट्स को अपने आप को प्राइस डिस्कवरी और प्राइस रिस्क मैनेजमेंट के लिए कुछ भी टूल अवेलेबल नहीं था। तो अभी थोड़ा बहुत बेंचमार्किंग इन लोगों से होने से थोड़ा बहुत हेल्प रहेगा। सनफ्लावर के वायदे में भी रिफाइंड ऑयल में लोग सनफ्लावर क्रूड में पार्टिसिपेट करेंगे, मूंगफली में भी करेंगे। सो आई एम वेरी होपफुल एंड बहुत अच्छा कदम है। बिल्कुल, जैसा कि आप बता रहे थे अभी कुछ दिन बाद सनफ्लावर ऑयल के लिए भी वायदा लॉन्च होगा, मूंगफली वायदा कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हो ही चुका है। किस तरह क्या आप हलचल देख रहे हैं एडिबल ऑयल मार्केट में? क्योंकि अब माना जा रहा था कि ये जो कदम एक के बाद एक उठा रहे हैं, एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर प्राइस को लेकर जो रिस्क होता था वो कम होगा, किसानों को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने की बात की जा रही है। किस तरह कितना बड़ा फायदा होगा ये किसानों के लिए? बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। आज हमारे यहाँ रेपसीड मस्टर्ड सीड का वायदा चालू होता तो ये किसानों को मुझे नहीं लगता कि इतना सपोर्ट प्राइस के नीचे बेचना पड़ता था। बिकॉज वायदा होता, उसमें वाइब्रेंसी होती है, उसमें मार्केट पार्टिसिपेंट्स सब तरह के आते हैं उसमें और उसको लेके मार्केट में एक माहौल पॉजिटिव बनता और मेरे ख्याल से वो बहुत हेल्प करता था। और वो वायदा चालू होने से बहुत सारी कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उन लोगों को भी क्या होता है फिर वो मस्टर्ड सीड फिजिकल मार्केट में प्रोक्योर करके वो फ्यूचर्स मार्केट में अपने आप को हेज कर सकते हैं। अब वायदा ना होने से वो अपना प्रोक्योरमेंट भी नहीं कर रहे हैं, फिजिकल मार्केट में हेज कर तो कर ही नहीं सकते हैं। तो वायदा मस्टर्ड सीड का शुरू होता तो मेरे ख्याल से किसानों को सपोर्ट प्राइस के आसपास जरूर दाम मिलता था। और उसी तरह से मूंगफली में वायदा शुरू होने से मूंगफली के किसानों को बड़ा फायदा रहेगा और उनको भी पता लगेगा क्या दाम अभी चल रहे हैं और जब हम सोइंग कर रहे हैं उस समय और जब हम हमारा हार्वेस्ट होगा अक्टूबर में उस समय क्या दाम रहेगा। तो हमें कितना सो करना चाहिए, मूंगफली में कितना एरिया बढ़ाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सब उनको इंडिकेशन मिलेगा। और इसमें फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो एफपीओज होते हैं उनका भी बड़ा रोल है। वो किसानों का एक बंधन मतलब एक गठबंधन बना के वो उनके बिहाफ पे वो फ्यूचर्स मार्केट में वो डील कर सकते हैं। अकेला किसान तो नहीं कर सकता। तो ये हमारे यहाँ एक अच्छी डेवलपमेंट हो गई है। तो मेरे ख्याल से इससे किसानों को, ऑयल सीड के मूंगफली के किसानों को फायदा मिलेगा, प्राइस भी बेटर मिलेगा और प्राइस डिस्कवरी भी होगी। और एफपीओ के माध्यम से उनको, आज उन्होंने कुछ सोइंग की मूंगफली की, अभी गुजरात में इतनी अच्छी बारिश हो गई पहले रान के तूफान के कारण से, तो सोइंग यदि करते हैं तो उनको अक्टूबर में हमारे माल को यदि हेज करना है तो हेज कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। राइट। तो किसानों को भी काफ़ी ज़्यादा फायदा यहाँ पर होगा इस प्लेटफॉर्म के आने से। ऑल राइट संदीप जी, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए और हमारे साथ विस्तार से चर्चा करने के लिए पीनट्स कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो ये लॉन्च हो चुका है, अब इसमें किस तरह का पार्टिसिपेशन आता है, किस तरह का रुझान रहता है और प्राइस वाइज क्या एक्शन दिख रहा है, इस पर अब हमारी नज़र बनी रहेगी। इस पर एक बार राय ले लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से भी। आपको क्या लग रहा है भाविक, ये जो नया कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हुआ है, ट्रेड अगर किसी को एंट्री लेनी हो, ट्रेड करना हो, तो अभी आप क्या राय देंगी इस वक्त एंट्री करने की? और ओवरऑल आपको आने वाले समय में मूंगफली वायदा में किस तरह का फायदा होता हुआ नजर आ रहा है?
जी, अभी अगर देखें तो ऑलरेडी 110 टन का तो वॉल्यूम बढ़ चुका है और मुझे लग रहा है कि यहाँ से एटलीस्ट ऊपर ही जाएगा क्योंकि इस बार प्राइसेज़ अभी देखें तो 7,000 से 7,010 के करीब चल रही है और इस बार मुझे लग रहा है कि प्राइसेज़ जो है वो थोड़ा ऊपर भी जाएगा क्योंकि अवेलेबिलिटी अभी अगर देखें तो नहीं है। अर्जेंटीना में प्रोडक्शन की इस बार डिक्लाइन भी है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो 7,090 से 7,100 के करीब है, वो हम देख सकते हैं 72-7300 तक भी। तो अगर किसी को भी आज के दिन भी ट्रेड करना है तो ऑफ कोर्स 7085 या 7050 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं 7200 के टारगेट के लिए। और ये जैसे हमने अभी सुना है कि आई थिंक प्राइस डिस्कवरी के लिए अब सबसे ज़्यादा है कि एक तो फार्मर्स को हेज के ऑप्शन मिल जाएगा और दूसरा प्राइस डिस्कवरी। जैसा अभी स्विंग है तो उनको पता चलेगा कि क्या प्राइसेस चल रहे हैं, तो उसकी वजह से वो देख के वो स्विंग कर सकते हैं कि इसमें कर सकते हैं कि नहीं। तो ओवरऑल आई थिंक ये बहुत अच्छा कदम है और यहाँ से मुझे लग रहा है कि प्राइसेस बढ़ेंगे क्योंकि अवेलेबिलिटी अगर देखें मार्केट में फिलहाल तो वो कम है। बिल्कुल, तो नीड ऑफ द आवर थी मूँगफली वायदा और सही समय पर लॉन्च हो और इससे किसानों को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलने की बात की जा रही है। चलिए इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी, लेकिन अब कुछ और भी कमोडिटीज़ की बात करते हैं और कच्चे तेल में हम देख रहे हैं कि आज यहाँ पर भी दायरे में ही कारोबार हो रहा है। $76 के करीब इस वक़्त कच्चा तेल कारोबार कर रहा है और हल्की वीकनेस है। अगर एमसीएक्स पर देखेंगे तो 5,840 के लेवल्स इस वक़्त देखने को मिल रहे हैं एमसीएक्स क्रूड पर। और यहाँ पर भी फिलहाल चीन में जो ग्रोथ को लेकर दिक्कत है वो बनी हुई है और उसी का प्रेशर हम देख रहे हैं क्रूड में है। नेहा, आपसे समझना चाहेंगे, हम देख रहे हैं चीन की तरफ से एक के बाद एक तरफ दुनिया भर में रेट हाइक हो रहे हैं। चीन में दिक्कतें अलग ही चल रही हैं, स्लो डाउन की बात हो रही है और वहाँ पर रेट में कटौती कर रही है वहाँ के सेंट्रल बैंक। अब वहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रहे हैं इस वक्त और स्लो डाउन को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है, क्या इसका इम्पैक्ट और आप देख रही हैं कच्चे तेल में? जैसे कि पूजा हम देख रहे हैं कि छोटे-छोटे स्पाइक्स आ रहे हैं क्रूड ऑयल में और वो सिर्फ एक चाइनीज के स्टिमुलस के बेस पे ही आ रहे हैं, वरना क्रूड ऑयल अपर लेवल पे टिक नहीं पा रहा है। और टेक्निकली अगर हम देखें तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है उसको 5940 के आसपास और ये 21 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है जो एक 5870 का लेवल है। तो अगर 5940 और 5870 के नीचे रहता है तो हम डाउनसाइड देख सकते हैं एक बार फिर से 5730 और 5570 का लेवल्स। तो स्ट्रैटेजी अगर मैं रिकमेंड करूं तो सेल ऑन राइज ही रहेगी। 5900 के आसपास सेल कीजिए, स्टॉप लॉस 6000 का रखिए, टारगेट 5700 का रखिए। राइट, तो क्रूड अभी फिलहाल बेच के चले 5,700 के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 5,900 के पास यहाँ पर बिकवाली करने की राय। चीन की दिक्कतों का असर हम देख रहे हैं मेटल्स पर भी है और बेस मेटल्स में आज दबाव है चौतरफा। जिंक आधा % नीचे है और कॉपर, एल्यूमिनियम, लेड भी हल्की कमजोरी के साथ आज कारोबार कर रहे हैं। अखिलेश जी, अगर मेटल में किसी को ट्रेड लेना हो, हम काफ़ी समय से देख रहे हैं एनालिस्ट का रुझान कॉपर पे ही इस वक्त बना हुआ है। आप अभी भी कॉपर में ही कोई ट्रेड लेने की सलाह देंगे या फिर अभी अवॉइड करना चाहिए मेटल्स में कोई ट्रेड? ओवरऑल जो मेटल पैक है वो काफी टाइम से ही एक प्रेशर फील कर रहा है। इनिशियली इसमें जब डॉलर इंडेक्स में तेजी बन रही थी वहां पे भी एक प्रेशर था। तो अल्टीमेटली कोई भी अगर न्यूज आती है विच इज रिलेटेड टू लाइक मेटल्स के प्रेशर से रिलेटेड होती है तो वहां पे मेटल्स ज्यादा प्रेशर फील करता है ड्यू टू चाइना स्लो ग्रोथ एंड जो डेटाज है वहाँ कंटिन्यूअस नेगेटिव आते हैं ग्रेजुअली। तो मुझे लगता है कि जो ओवरऑल सेंटीमेंट है वो मेटल्स में अभी भी सेलिंग का ही बना हुआ रहेगा और ट्रेडर को या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को मेरा रिकमेंड रहेगा कि वो उछाले में सेलिंग ही प्रेफर करें। अगर स्पेसिफिकली बात करें कॉपर की तो कॉपर मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि 730 के ऊपर इसमें बिकवाली करनी चाहिए। 732-50 का इसमें स्टॉप लॉस बना के रख सकते हैं। नीचे में मुझे 725 से लेकर 719 तक के इसमें भाव दिखते हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म के अंदर। वहीं अदर जो मेटल्स है अगेन स्पेसिफिकली जिंक में भी आप सेलिंग कर सकते हैं। यहाँ से 219 रुपए 75 पैसे के आसपास भाव मिलते हैं। तो यहाँ पे भी डेफिनेटली बात है सेल ऑन राइज की रणनीति रखिए आप। 221 का इस पे स्टॉप लॉस रखिए। मुझे लग रहा है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में जो इसके भाव है 217 से लेकर 215 तक हमको मिलने चाहिए। तो ओवरऑल मेटल पैक मुझे अभी सेल ऑन राइज लग रहा है। जी।
मेटल्स में भी दबाव अभी जारी रह सकता है। सेल ऑन राइस की ही रणनीति अपना के चलें। नेचुरल गैस में भी आज हम देख रहे हैं दबाव ही है, 218 रुपए के पास कारोबार कर रहा है और आधा % की कमजोरी नेचुरल गैस में भी इस वक्त देखने को मिल रही है। नहीं, अभी थोड़ा रिकवरी आया है निचले स्तरों से और अब आधा % ऊपर आ चुका है, तो नेचुरल गैस में हल्की रिकवरी है। उतार चढ़ाव बना हुआ है लगातार। भाविक, क्या चाल नजर आ रही है आपको? नेचुरल गैस पे क्या रणनीति सुझाएंगे? नेचुरल गैस में मुझे लग रहा है कि इजी का ही रुख रखना चाहिए, क्योंकि एक तो सबसे पहले हमने देखा कि 200 के ऊपर टिक नहीं रहा था और 200 के ऊपर एक रेजिस्टेंस जो फेस किया था उसके ऊपर आ चुका है। दूसरा अगर देखें तो इट इज़ बैक बाय फंडामेंटल्स, के जहाँ पे यूरोप पे हम देखें तो नॉर्वे में जो प्रोडक्शन जो था वो एक्चुअली कम हो गया था, और दूसरा था कि मेंटेनेंस जो था एक्सपेक्टेड था कि वो भी शुरू होगा, बट अभी भी मेंटेनेंस की वजह से एक और महीना खींचेगा, तो सप्लाई कम होगी। दूसरा अगर देखें तो नीदरलैंड जो सबसे बड़ा गैस ब्लॉक था, वो भी रूमर है कि इस बार बंद हो चुकेगा बिकॉज़ ऑफ अर्थक्वेक ज़ोन। तो इसकी वजह से यूरोप में जो नेचुरल गैस की इन्वेंटरी है लास्ट ईयर से तो ज़्यादा है, बट कमिंग टू विंटर वो थोड़ी कम हो सकती है। उसकी वजह से हमने प्राइसेज़ में एकदम छोटे टाइम में उछाल देखा है। मुझे लग रहा है कि ये कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि अभी भी जो थोड़ी हीटिंग डिमांड एक्सपेक्टेड है यूएस से और यूरोप से, तो आई थिंक 224 225 तक के लेवल्स हम शॉर्ट टर्म में ही देखने को मिल सकते हैं। तो अगर नेचुरल गैस में थोड़ा भी करेक्शन आता है 215 के करीब, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि बाय कर सकते हैं 211 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट रख सकते हैं इंट्राडे का 222 का। ओके, तो 222 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस होगा 211 का नेचुरल गैस में खरीदारी करने की राय। अब बात करते हैं कुछ एग्री कमोडिटीज पर, और स्पाइसेस में हम देख रहे हैं कि जीरा में एक्शन बना हुआ है। कल भी 4% की तेजी थी, आज भी करीब 1.25% की तेजी है, और अब 9,200 के पास 200 के आसपास इस वक्त जीरा कारोबार कर रहा है। यहाँ पर क्या ट्रेड देख रहे हैं आप अखिलेश? अभी भी तेजी करके चलना चाहिए जीरे में? मैं अगस्त वायदे की इसमें बात करना चाहूंगा, और मुझे लगता है कि ये जो मूवमेंट है वो एक्स्ट्रा स्ट्रेस्ड है ड्यू टू वेरी शार्प और गुड फंडामेंटल्स, और थोड़ा सा इसमें टेक्निकली ग्रैब कर पाना ऊपर के टारगेट्स इट्स बिट डिफिकल्ट। बट मुझे लगता है कि जब तक ये वायदा 49,750 का लेवल नहीं तोड़ता, तो इसमें ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो बुलिश ही रहेगी और नए हाई जीरा बनाएगा। वहीं शॉर्ट टर्म की बात करें तो अगर 52,000 के ऊपर टिकता है अगस्त वायदा, तो यहाँ पे भी हमको कंटिन्यूस तेजी देखने को मिलेगी। तो शॉर्ट टर्म जो ट्रेडर है वो 52,000 का लेवल ध्यान रखिए। 52,000 के ऊपर अगर ये वायदा टिकेगा तो इसमें हमको कंटिन्यूस तेजी देखने को मिलेगी। हो सकता है हमको आने वाले सत्र के अंदर भाव 55,000 तक भी देखने को मिले। वहीं 52,000 के नीचे शॉर्ट टर्म ट्रेडर को अपनी पोजिशंस को एग्जिट करना चाहिए और आइडियल रहना चाहिए इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो हाजिर वायदे में जो ट्रेड करते हैं उनके लिए 49,750 का एक स्टॉप लॉस है। जब तक भाव इसके ऊपर बने रहेंगे तो जो जीरे का ओवरऑल जो मोमेंटम है वो मुझे तेजी का लग रहा है। ठीक है, तो अभी भी आप तेजी करके चल सकते हैं। लेवल्स आपको अखिलेश जी सुझाव भी रहे थे। ऑलराइट, चलिए इतनी ही कमोडिटीज़ पर हम चर्चा कर पाएंगे फिलहाल, लेकिन आप तीनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। भाविक जी, अखिलेश जी, नेहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और तमाम कमोडिटीज़ पर अपनी रणनीति सुझाने के लिए।